हेलो बच्चों, बीटा डीके में हमने स्टडी किया कि जब भी बीटा डीके होता है, चाहे वो बीटा प्लस डीके हो या वो बीटा माइनस डीके हो, इन बोथ द केसेस देयर आर थ्री प्रोडक्ट्स which are formed and those are daughter nucleus, positron और इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। ये हमने स्टडी किया था। न्यूट्रिनो, तो आज के टॉपिक में हम इसी न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिनो कब निकलता है? जब बीटा प्लस डीके होता है, और एंटी न्यूट्रिनो तब निकलता है जब न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, यानी बीटा माइनस डीके के टाइम पे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो जो है वो इजेक्ट होता है। ये हमने स्टडी किया था। तो ये न्यूट्रिनो क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, इसका हाइपोथेसिस जो है, हाइपोथेसिस का मीनिंग होता है कि कल्पना की गई कि न्यूट्रिनो नाम का पार्टिकल निकलता है। ऐसी कल्पना की गई पाउली के द्वारा। पाउली ने ये बताया था जब भी बीटा डीके होता है तो उस टाइम पे हमारे केवल इलेक्ट्रॉन और डॉटर न्यूक्लियस नहीं निकलता, उसके साथ साथ न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो भी निकलते हैं बीटा डीके में। तो उसको बाद में प्रूफ भी कर दिया गया, साइंटिफिकली ये बात प्रूव भी है कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो निकलते हैं। न्यूट्रिनो एक मासलेस और चार्जलेस पार्टिकल है, यानी इसका मास भी जीरो है, इसका चार्ज भी जीरो है। तो आज की क्लास में हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे। तो देखिए कैसे। हम लोगों ने पिछली क्लास में स्टडी किया था कि हमारे पास में अगर कोई भी बीटा प्लस डीके या बीटा माइनस डीके हो रहा है तो हमारे पास में जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है वो Q मिलती है, और उसकी वैल्यू होती है, मान लीजिए जैसे एक केस में हमने देखा था mx माइनस my माइनस mx माइनस my इंटू सी स्क्वायर। ये केस में हमने देखा था बीटा डीके के। तो जब भी हमारी ये एनर्जी जो निकली, तो अगर हम देखें ये एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी अपने को, तो ये मिलेगी अपने को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। किसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में? बीटा पार्टिकल और डॉटर न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। देखिए, मान लीजिए इनिशियली अपने पास में इस तरह से अपना जो था, इनिशियली ये कोई सैंपल था जिसके अंदर अपने पास एक्स पेरेंट पार्टिकल थे, यानी पेरेंट न्यूक्लियाई था एक्स जो कि स्टेशनरी था। अब इसमें से बीटा पार्टिकल निकला, तो इसमें से बीटा पार्टिकल निकला और वाई बना। बीटा पार्टिकल भी निकला और बीटा, मान लीजिए बीटा प्लस पार्टिकल निकला, यानी पॉजिट्रॉन निकला और वाई बना। ठीक है, एक्स था, एक्स स्टेशनरी था, इसमें से बीटा पार्टिकल निकला, तो जो डॉटर न्यूक्लियाई होगा उसको भी क्या करना पड़ेगा? मूव करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन। पहले स्टेशनरी है, उसमें से एक चीज बाहर निकल जाए तो दूसरी को भी क्या करना पड़ेगा? मूव करना पड़ेगा। तो इस केस में अपने को दो चीजों की काइनेटिक एनर्जी अपने को मिलेगी, एक तो इसकी, एक इसकी। लेकिन इन दोनों में से जो वाई है वो हैवी है और जो बीटा पार्टिकल है वो बहुत ही लाइट है। जैसे गन और बुलेट के एग्जांपल में, गन एंड बुलेट सिस्टम के एग्जांपल में, गन एंड बुलेट सिस्टम के एग्जांपल में गन हैवी होती है, बुलेट बहुत ही लाइट होती है। और स्पीड किसको ज्यादा मिलती है, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है आफ्टर एक्सप्लोजन? बुलेट की ज्यादा होती है, गन की कम होती है। इसी तरह से यहां पे भी किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए? बीटा पार्टिकल की। और अगर न्यूट्रिनो हम कहते हैं कि नहीं निकलता, मान लीजिए पहले यही माना गया था कि न्यूट्रिनो इस प्रोसेस में नहीं निकलता,
सिर्फ ये दो ही मिलते हैं, यानी बीटा पार्टिकल मिलता है और वाई मिलता है, सिर्फ ये दो ही माने थे पहले, क्योंकि न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंटली अपने को पता ही नहीं लग रहा था कि वहां पे एक्सपेरिमेंटली अपने को शो नहीं हो रहा था न्यूट्रिनो निकलता हुआ। तो इस प्रोसेस में जब साइंटिस्ट ने देखा तो उन्होंने ये माना कि ज्यादातर एनर्जी किसके पास होनी चाहिए, बीटा पार्टिकल के पास होनी चाहिए। मोर एनर्जी शुड हैव टू बीटा पार्टिकल, क्योंकि जो भी डिसइंटीग्रेशन एनर्जी यूज हो रही है वो किस यूज में हो रही है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हो रही है। बट जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा तो ये देखा गया कि जितनी एनर्जी इस फॉर्मूले से फाइंड की है उतनी एनर्जी यहां पे मिल नहीं रही, यानी जिस काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेक्ट किया गया था इलेक्ट्रॉन को या पॉजिट्रॉन को जो बीटा डीके में निकला है, उस काइनेटिक एनर्जी का जो अपना बीटा पार्टिकल है वो नहीं मिल रहा था, कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा था वहां पे। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बीटा डीके में होल्ड नहीं हो रहा था। क्या कोई एक्सपेक्ट क्या किया गया कि ज्यादा एनर्जी होगी बीटा पार्टिकल के पास में, इसलिए बीटा पार्टिकल की एनर्जी जो है वही इसके इक्वल होनी चाहिए, क्यू के इक्वल लगभग इक्वल होनी चाहिए। जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी वहां पे मास जो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में वो बहुत ज्यादा जो एनर्जी जो है वो किसके पास होनी चाहिए, उसकी बीटा पार्टिकल के पास में। लेकिन जब एनर्जी को देखा गया तो एनर्जी थी नहीं उतनी, एनर्जी जो निकली है यूजिंग दिस एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वल टू एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड। एक्सपेरिमेंटली एनर्जी कम मिल रही है बीटा पार्टिकल। तो क्वेश्चन मार्क यहां पे आया कि बाकी की एनर्जी कौन लेगा, कहां गई, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक और प्रॉब्लम यहां पे आई थी, एक और प्रॉब्लम यहां पे आई थी। और वो प्रॉब्लम क्या थी बच्चों, वो प्रॉब्लम थी कि अगर अपने पास में ये अपना डॉटर न्यूक्लियस है और ये अपना बीटा पार्टिकल है, तो अगर बीटा पार्टिकल इस तरफ मूव किया है तो डॉटर न्यूक्लियस को इस तरफ मूव करना चाहिए टू होल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे गन बुलेट सिस्टम में गन आगे बुलेट आगे निकलती है तो गन पीछे की ओर रिकॉइल होती है, बट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में ऐसा नहीं था। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया कि वाई तो जा रहा है इधर, लेकिन बीटा पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, बीटा पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, वाई जा रहा है इधर। इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी वायलेट हो रहा था इसमें। सिर्फ एक डीके में बीटा प्लस और बीटा माइनस डीके में 3 लॉज वैलिड नहीं हो रहे थे एक्सपेरिमेंटली। कौन कौन से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं वैलिड था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं था। तो इस सब से निकलने के लिए पाउली ने हाइपोथेसिस दिया कि बीटा डीके में क्या होता है कि सिर्फ पार्टिकल नहीं निकलता, कि बीटा डीके की इक्वेशन केवल इतनी नहीं होती, x इज इक्वल टू जेड ए इज कन्वर्टेड इनटू वाई जेड -1 और जेड +1 प्लस पॉजिट्रॉन। उन्होंने कहा भी इतनी नहीं होती, इससे बात कहीं और भी है, इससे कुछ और भी बात है उन्होंने कहा। और जो चीज निकली उसको इन्होंने कहा न्यूट्रिनो, कि इन्होंने बताया पाउली ने कि भाई बीटा डीके में न्यूट्रिनो भी निकलता है, इसीलिए जो एनर्जी होती है वो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। जो बाकी बची हुई एनर्जी है वो किसके पास होती है? न्यूट्रिनो के पास में होती है।
जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होल्ड इसमें नहीं हो पा रही थी उसको इन्होंने होल्ड करवाया, बताया कि जो बाकी बची हुई एनर्जी है वो किसके पास चली गई, न्यूट्रिनो के पास चली गई। इसीलिए जो स्पेक्ट्रम भी आया बीटा डीके का वो कंटिन्यूस आता है। जो स्पेक्ट्रम होता है बीटा डीके का वो आप बुक में देखेंगे, इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा बुक में। वो इस तरह से कंटिन्यूस करवाता है, कंटिन्यूस करवाता है, यानी हर टाइप की एनर्जी के बीटा पार्टिकल मिलते हैं वहां पे, हर टाइप की एनर्जी के बीटा पार्टिकल वहां पे मिलते हैं, कुछ कम एनर्जी के कुछ ज्यादा एनर्जी के। बट बीटा डीके में तो हमने देखा था कि एनर्जी क्यू की वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंग तो एक ही टाइप की एनर्जी निकलनी चाहिए वहां पे, क्योंकि एक्स भी सेम है अगर वाई भी सेम है, एक ही जैसा अगर एक्स और वाई है एक ही एटम के लिए है तो एनर्जी भी सेम आनी चाहिए। और ज्यादातर एनर्जी किसके पास होनी चाहिए, बीटा के पास में होनी चाहिए। तो बाकी एनर्जी जो मिस हो रही थी वहां पे उसको इन्होंने क्या बताया कि वो किसके पास है, न्यूट्रिनो के पास है। बाकी की एनर्जी किसके पास होती है, इन्होंने बताया कि बाकी बची हुई एनर्जी कौन ले जाता है, बीटा डीके में जो क्यू वैल्यू से अपनी एनर्जी निकालते हैं वो एनर्जी तीन चीजों में डिवाइड होती है। एक इसमें डॉटर न्यूक्लियस में जो बहुत कम एनर्जी से मूव करता है, दूसरा पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन में, तीसरा न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो में। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो दोनों सेम है, दोनों ही मासलेस और चार्जलेस है, बस दोनों की स्पिन का फर्क होता है। अगर एक ऐसे स्पिन कर रहा है तो दूसरा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करता है, बाकी उनकी नेचर सेम होती है। एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के टाइम पे यानी बीटा माइनस डीके में निकलता है, इजेक्ट होता है, और न्यूट्रिनो बीटा प्लस डीके में निकलता है। तो स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से आप कि न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस ने केवल एक नया पार्टिकल देने के बाद में न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस ने यहां पे जो मिसिंग एनर्जी थी उसको क्लैरिफाई किया। और मैं आपको फिर से बता दूं कि न्यूट्रिनो बाद में एक्सपेरिमेंटली भी डिटेक्ट कर लिए गए, पहले नहीं थे, पहले सिर्फ एक हाइपोथेसिस था, बट बाद में एक्सपेरिमेंटली भी ये चीज देखी गई कि हाँ वहां पे न्यूट्रिनो इजेक्ट होता है। ठीक है, देखिए आगे। तो ये फर्स्ट बताया कि इस तरह से जो है वो अपना एनर्जी का जो कंजर्वेशन का रूल है वो इसके अंदर वैलिड होता है। इसी तरह से जो दूसरी चीज इन्होंने बताई पाउली ने, वो ये भी बताया कि जैसे ये अपना एक्स था, ये मान लो स्टेशनरी था सैंपल में, इसमें से वाई निकला, कन्वर्ट हुआ वाई में, बीटा पार्टिकल निकला इस डायरेक्शन में, मान लीजिए बीटा पार्टिकल मान लीजिए इस डायरेक्शन में गया, तो जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड नहीं हो रहा था, एक्स किसमें कन्वर्ट हुआ वाई में, हमने देखा कि हमने बताया आपको कि वाई इस डायरेक्शन के अंदर मूव करता हुआ मिला इनको और बीटा इधर मिला, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहां गया। तो इन्होंने बताया कि न्यूट्रिनो इस डायरेक्शन में जाता है, जो अपना न्यूट्रिनो है वो इस डायरेक्शन में जाता है, और इनके मोमेंटम का जो रिजल्टेंट आएगा वो कहां पे आएगा, यहाँ। ठीक है, इसके और इसके मोमेंटम का यानी न्यूट्रिनो के और बीटा पार्टिकल के मोमेंटम का जो अपना जो रिजल्टेंट आएगा वो कहां पे आएगा। देखिए एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इनका रिजल्टेंट कहां पे आएगा, इनके बीच में। तो उस रिजल्टेंट के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में कौन मूव करता है, डॉटर न्यूक्लियस। एक्सपेरिमेंट में ये मिला था कि डॉटर न्यूक्लियस इधर जा रहा है, बीटा पार्टिकल इधर जा रहा है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि अगर आपका ये चौक टूट गया, इसमें से एक पार्टिकल इधर निकला है, तो रिमेनिंग चौक को इस डायरेक्शन में मूव करना होगा। बट दिस वाज not happening in the experiments when we do not have the hypothesis of neutrino and antineutrino. So Pauli said that antineutrino and neutrino is there, which moves in this direction, beta particle moves in this direction, and the resultant is this one, and in the opposite direction of that resultant
the daughter nucleus moves. इस तरह से इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन किया कि बीटा डिके में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड होता है। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम की बात भी कही गई कि अगर बीटा पार्टिकल ऐसे स्पिन कर रहा है तो एंटी न्यूट्रिनो भी स्पिन करेगा उसी के अकॉर्डिंग, ताकि उनके जो रिजल्टेंट होंगे, जो अपने को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अपने को ना ही डिटेल उसकी गिवन है कि किसकी स्पिन पॉजिटिव है, किसकी किस एक्सिस के अलोंग है। अपने सिर्फ अपने को ये ध्यान रखना है कि जो अपना एंगुलर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन का जो लॉ है वो भी पाउली ने एक्सप्लेन किया कि बाय कंसीडरिंग दैट ए particle neutrino is there in the emission of beta particle, we can easily say that law of conservation of angular momentum is also there, holding very good in that particular experiment of beta decay. In that process of beta decay, all the three laws are applicable: law of conservation of energy, law of conservation of momentum, and laws of conservation of angular momentum when we consider a new particle which is massless and chargeless. Its rest mass is 0. न्यूट्रिनो का रेस्ट मास कितना होता है? 0। ठीक है, तो अगर हम इसको मानते हैं, पाउली ने बताया कि अगर हम न्यूट्रिनो को साथ में मानते हैं तो हमारे ये सभी जो लॉज हैं ये होल्ड होंगे बीटा डिके। तो ये सारा न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस था। ओके, उसके बाद आता है गामा डिके। उसके बाद आता है गामा डिके, अल्फा बीटा, और थर्ड वन है गामा। गामा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अल्फा भी क्या था? पार्टिकल था। बीटा भी क्या था? पार्टिकल था। अल्फा पार्टिकल क्या था? हीलियम का न्यूक्लियस, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, दैट मींस न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल क्या थे? बीटा प्लस पॉजिट्रॉन और बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन। एंड थर्ड वन इज गामा डिके। तो गामा क्या होता है? तो मैं इसके साइन को थोड़ा बड़ा बना देता हूं। गामा डिके, तो गामा इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज एमिटेड। एक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जैसे कि रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, अपनी लाइट होती है, सनलाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। वैसे ही गामा भी सबसे ज्यादा एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। सबसे ज्यादा एनर्जी में गामा, और उसके बाद एक्स रेज का नाम होता है। बहुत हाई एनर्जी की रेज होती है ये, और किस में से निकलती हैं ये रेज या वेव्स? अपने कहे न्यूक्लियस में से निकलती है। ठीक है, क्यों निकलती है न्यूक्लियस में से? हमने ये पढ़ा एटम के अंदर कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन का अपना न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिट करेगा, then there is a electromagnetic wave of energy h nu। इलेक्ट्रॉन के लिए हमने पढ़ा, और उससे इसके अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम जो है हमने देखा। ठीक इसी तरह से हमारे न्यूक्लियस में भी जो न्यूक्लियॉन्स होती हैं, यानी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनके भी कुछ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये बात कर रहा हूं मैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, दे आर नॉट स्टेशनरी, और वो भी जिसके ऊपर अलग अलग मॉडल साइंटिस्ट ने दिए हैं, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, शेल मॉडल, इस तरह से अलग अलग मॉडल दिए गए हैं। न्यूक्लियस की स्टडी में भी जो न्यूक्लियॉन्स देखे गए हैं, उन न्यूक्लियॉन्स की अलग अलग एनर्जी होती है। ज्यादा डिटेल अपने को इसकी मिलती है केमिस्ट्री फिजिक्स में। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स जो हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उनके अंदर कैसे शेल या ऑर्बिट डिफाइन होते हैं, वो अपने को गिवन नहीं है कहीं पर इस लेवल पे। वो आगे हायर क्लासेस के अंदर अपने पढ़ती है। फिलहाल आपको यही ध्यान रखना है इस टॉपिक में, पर्टिकुलर गामा डिके में, कि हाँ, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भी क्या होते हैं? एनर्जी लेवल होते हैं।
और जब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिट करता है तो उस समय यहाँ पे भी ठीक इसी टाइप से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा होती है, यानी जिसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा होती है, दैट मीन्स जिसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है, एंड दैट वेव इज नोन एज गामा वेव, एंड दैट टाइप ऑफ डीके इज नोन एज गामा डीके। लेकिन एक खास बात है गामा डीके की कि गामा डीके हमेशा तभी होगा जब पहले अल्फा या बीटा डीके हो चुका होता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, मान लीजिए यूरेनियम 92-238 का अल्फा डीके होता है और ये थोरियम बनता है 90-234 प्लस इसमें निकलता है अल्फा पार्टिकल He24। तो यहां पे हो सकता है कि ये जो थोरियम है इसके ऊपर स्टार आ जाए, यानी ये एक आइसोमर हो, यानी थोरियम एक्साइटेड स्टेट में हो। ये हो सकता है कि ये जो थोरियम बना इट इज इन एक्साइटेड स्टेट, दैट मीन्स इसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में है, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, और जैसे ही वो वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो उस प्रोसेस में फिर यही थोरियम नॉर्मल थोरियम में क्या हो जाता है, नॉर्मल थोरियम जो अपने नेचुरल थोरियम उसके अंदर चेंज हो जाता है, स्टार वाला थोरियम के अंदर चेंज हो जाता है, और उस प्रोसेस में साथ में गामा जो है वो गामा डीके जो है वो होता है, गामा रे निकलती है। क्या हुआ फिर से सुनिए, अल्फा डीके हुआ, अल्फा डीके या बीटा डीके हुआ, नया न्यूक्लियस बना, लेकिन नए न्यूक्लियस में जो एडजस्टमेंट है वो भी नहीं हुई पूरी तरह से, यानी नया न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक्साइटेड स्टेट में है, और वहां से वो क्या इजेक्ट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और फिर वो किस में आता है, अपनी ग्राउंड स्टेट में। ये जो थोरियम है ये एक्साइटेड स्टेट में था, और ये थोरियम किसमें होता है, ग्राउंड स्टेट में होता है। और उस टाइम पे जो वेव निकलती है वो कौन सी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ हाई एनर्जी विच इज यूज्ड इन मेनी एप्लीकेशंस ऑफ मेडिकल साइंस लाइक इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, उसके अंदर इसका यूज होता है। एंड जो गामा रे है वो इसमें से निकलती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं गामा डीके। और आइसोमर भी मैंने आपको बताया था, आइसोमर ये थोरियम और ये थोरियम एक ही है, ये थोरियम और ये थोरियम एक ही है, लेकिन फर्क ये है कि इस थोरियम में न्यूक्लियॉन्स एक्साइटेड स्टेट में है, वो डीके हो रहे हैं, गामा डीके उसमें से वेव और निकल रही है, ये वाला थोरियम देखो जो नेचुरल थोरियम है वो प्राप्त होता है। ठीक है, समझिए आगे आपको एक चीज और बताता हूं। आपके पास में एक कंटेनर है, इसके अंदर आपने कुछ मान लीजिए कुछ वीट डाली, वीट एक कंटेनर है, आपने उसके अंदर वीट डाली, वो वीट आपकी फुल ऊपर तक भरी हुई है, यानी कंटेनर की जो बाउंड्री है उससे भी ऊपर है। आपको लगता है कि जब मैं इसको कैरी करूंगा तो ये वीट के दाने जो है बिखर जाएंगे, इसलिए आपने क्या किया, ये जो दाने हैं जो ऊपर हैं, जो इसके लेवल से ऊपर जो दाने हैं इनको आपने यहां से हटा दिया। एक कंटेनर था उसके अंदर जो दाने थे ऊपर तक भरे हुए थे, आपने उन ऊपर के दानों को हटा दिया, तो यानी आपके इस कंटेनर में स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। ये काम किसमें हुआ, अल्फा डीके में हुआ। बड़े न्यूक्लियस था, बड़े न्यूक्लियस को लगा कि मेरे यहाँ पे पूरी स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए उसने कुछ अल्फा डीके किया और थोड़ा छोटा हो गया और उसमें उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई। लेकिन अभी भी यहाँ पे अगर हम इस कंटेनर को थोड़ा हिला दें, सोचिए इस कंटेनर को अगर हम थोड़ा सा हिला देंगे तो क्या होगा, ये लेवल थोड़ा और नीचे आ जाएगा। ये जो दाने हैं अपने वीट के, उन दानों का लेवल थोड़ा और नीचे आ जाएगा। बस यही गामा डीके है कि अल्फा डीके के बाद में
न्यूक्लियस नया तो बना लेकिन वो इतना स्टेबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो न्यूक्लियन है वो अभी भी हायर एनर्जी स्टेट में है। वो न्यूक्लियन किस में चले गए, लोअर एनर्जी स्टेट में चले गए, और साथ में उसमें से क्या निकल गई, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सिंपल 1/9 का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ गामा रेज। द ओरिजिन इज न्यूक्लियस। व्हेनेवर न्यूक्लियंस jump from higher energy state to lower energy state inside the nucleus emits the gamma rays. Okay, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच।